बुलेटिन का आगाज करते हैं। नैब एहतसाब का नहीं बल्कि मुल्क का सबसे करप्ट इदारा है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी एहतसाब ब्यूरो पर बड़े इल्जामात लगा दिए। कहा नैब लोगों के ज़मीर खरीदने, ब्लैकमेल करने और हुकूमतों के सियासी मकासद के लिए काम करता है। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय पहले नैब 35 साल रिकॉर्ड सामने लाए और बताए क्यों आज तक किसी एक सियासतदान को सज़ा नहीं हुई। नैब कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ सियासतदानों को निशाना बनाया जाता है, फिर मीडिया ट्रायल करवाया जाता है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को मुल्क का करप्ट तरीन इदारा करार दे दिया। I am all for accountability. If you want accountability, NAB is not accountability. NAB is whatever. It's political engineering. It is manipulating politics. It is punishing people without convicting them. आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में लीगी रहनुमा ने कहा, सियासतदान का एहतिसाब टैक्स की बुनियाद पर होना चाहिए। नैब का इस्तेमाल उसे बनाने वालों के खिलाफ कभी नहीं हुआ। आज तक किसी एक सियासतदान को सजा नहीं हुई। Who does NAB apply to? The politicians. I have been accused of money laundering with my tax-paid money. Law requires me to maintain financial records for 7 years. You are trying me for 35 years. So, I say if you accuse me of something, then you also give the record for your 35 years. शाहिद खाकान अब्बासी ने मुतालबा किया कि टैक्स कानून लागू किया जाए। पहले अवाम पर टैक्स लगाने वाले अपने असासों का जवाब दें। चेयरमैन नैब ने तनकीद करने वालों को जवाब दे दिया। बोले फालूदे, छाबड़ी और पापड़ वाले के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। प्रोपेगेंडा की परवाह नहीं करेंगे, कौमी फर्ज अदा करेंगे। जावेद इकबाल ने एक बयान में कहा कि मीडिया में मासूमियत के दावे करने वाले अदालतों में जाएं, अपने केसेस रोजाना की बुनियाद पर सुनने की दरखास्त दें। नैब ने अदालतों में रेफरेंस दायर कर रखे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, आज आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत मिली थी। जब पता चला कि कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम एक मफरूर मुल्जिम की तकरीर से होगा तो जाने से मुआज़रत कर ली। शहजाद अकबर बोले, मफरूर मुजरिम का खिताब कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन की गैर जानिबदारी पर शदीद शुकूक पैदा करता है। दावत मिलने के बावजूद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत क्यों नहीं की? फवाद चौधरी ने ट्विटर पर बताया, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत मिली थी। जब मालूम हुआ कि कॉन्फ्रेंस एक मफरूर मुल्जिम की तकरीर पर खत्म होगी तो जाने से माजिरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को गैर जानिबदार रहने का मशवरा भी दिया। कहा, कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस ने खिताब किया, ऐसी कॉन्फ्रेंस में एक मफरूर की इख्तितामी तकरीर करवाना जजेस और अदलिया की तौहीन है। ये इक़दाम मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर ने भी ट्वीट किया, लिखा, एक मफरूर और मुजरिम का ऐसी कॉन्फ्रेंस में बात करना जहां चीफ जस्टिस और आला अदलिया के सीनियर जजेस और बाहर के मेंबरान ने बात की है, कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन की गैर जानिबदारी पर शदीद शकूक पैदा करता है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब के लिए मियां नवाज शरीफ की बारी भी आई, मगर खिताब के दौरान मुसलसल खलल आता रहा। लाहौर में होने वाली आसमा जहांगीर ताज़ियती कॉन्फ्रेंस से नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान लिंक डाउन हो गया। वालिद की तकरीर में बार बार खलल आने पर मरियम नवाज ने ट्विटर पर महाज संभाल लिया। बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर इस तरह की बातें क्यों करते हो, ये उनकी जानिब से लिखा गया। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है, जिस तरह पार्लियामेंट में कवानीन को बुलडोज किया गया उससे हिटलर के दौर की याद ताज़ा हो गई। इमरान खान पाकिस्तान में फैशिस्ट रियासत कायम करना चाहते हैं, ऐसी तनकीद उन्होंने की। ऐसा उन्होंने कहा, तहरीक के हक पे 221 मेंबरान हैं, लिहाजा तहरीक मंजूर हो गई है। जिस तरह पार्लियामेंट से कवानीन बुलडोज करके मंजूर करवाए गए बगैर किसी कवायद व ज़वाबित के, उसने हिटलर दौर की पार्लियामेंट की
یاد تازہ کریں۔ عمران خان بھی ہٹلر کے طرز حکمرانی پر فیشسٹ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انٹرنیٹ ووٹنگ تو ووٹیں چرانے کا طریقہ ہے، پتہ نہیں اسے بیرون ملک کی کوئی ایجنسی چرائے گی یا ہمارے اپنی کوئی ایجنسی چرائے گی۔ اگلے انتخابات میں مقابلہ کرنے کے لیے آج عمران خان ٹی ایل پی کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب یہ بتائیں، ٹی ایل پی کے لیڈر کو رہا کرنا تھا تو جب ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا حکومت نے کیوں اس نظر بندی کو توسیع دی، کیوں نہیں رہا کیا گیا؟ کیا پولیس کے جوان اور پولیس کے افسر شہید کروا کے چھوڑنا تھا؟ یہ صرف چاہتے تھے کہ ٹی ایل پی کو ذرا پروجیکشن ملے تاکہ اس کے ذریعے ہم اگلے الیکشن میں ان سے اتحاد کریں۔ وہ جو فرانس کے سفیر کو نکلوانے نکلے تھے، اب اپنے لیڈر کو جیل سے نکلوا کے اپنے لوگوں کے شیڈیول 4 ختم کرا کے گھر بیٹھ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں اگر حکمران کسی جماعت کے سامنے مجبور ہو جائے تو پھر ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری جماعت اٹھے گی۔ مذہب کے نام پر جو سیاست شروع کی جائے وہ ذاتی مفاد کے لیے ہوتی ہے۔ جو ہمارا خواب ہے لبرل ڈیموکریسی کا، بعض اوقات وہ سفر معکوس رنگ میں ہوتا ہے۔ یہ سوسائٹی تھوڑا انچ بائی انچ گرو کی ہے، آج اس سے وہ ساری چیزیں وڈرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی جماعت وہ حکمران کو نیل ڈاؤن کر لے اور حکمران مان لے کہ ہم اس کے آگے مجبور ہیں، پھر کل دوسری اٹھے گی، پرسوں تیسری اٹھے گی، اور یہ آج کل جو مذہب کے نام پہ پالیٹکس شروع ہوئی ہے، یہ مذہب کا ایشو نہیں ہے۔ ریاست کے پاور کے اندر اپنا شیئر لینے کے لیے اور مذہب کی اکانومی سے اپنا فائنینشیل شیئر لینے کی کوششیں ہیں۔ ہمیں سب کو مل کے اس نیگیٹیوٹی کو روکنا ہوگا۔ اگر ہمارے ذہنوں میں سعودی اور چائنیز اکاؤنٹیبلٹی ماڈل رہے تو پھر میرے خواتین و حضرات، المیہ یہ ہے کہ ہم نہ سعودی معاشرہ ہے، نہ ایسا بن سکتے ہیں، نہ وہ قانون ہے جو چائنا کے اندر ہے، نہ چائنیز سماج ہے۔ پہلے یہ کلیئر کرنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یاد رکھیے، حکمران کوئی بھی ہو وہ آسانی سے اپنے پریویلیجز نہیں چھوڑا کرتا، اس کو ہم نے مجبور کرنا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کو پرویز رشید نے جواب دے دیا، کہا فواد چودھری ایک مفرور کے وزیر رہے ہیں، فواد چودھری پہلے ذرا ان کو تو واپس لائیں۔ سما سے گفتگو میں پرویز رشید نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب ایک مفرور کے وزیر رہے ہیں اور اس مفرور کا نام پرویز مشرف ہے اور وہ اس پہ فخر کیا کرتے تھے۔ ان سے کہیے کہ اس مفرور کو پاکستان لے کے آئیں، پاکستان کی عدالت نے اس کے لیے سزائے موت تجویز کی ہوئی۔ اور پی ڈی ایم کا لانگ مارچ کب اور کس تاریخ کو ہوگا، فیصلہ 23 نومبر کو کیا جائے گا۔ لانگ مارچ کی تاریخ کی تجاویز اور آئندہ کی حکمت عملی کے لیے پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ کمیٹی تحریک کی آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت اور تجاویز مرتب کر کے سربراہی اجلاس میں پیش کرے گی، جبکہ 23 نومبر کو فضل الرحمان کی قیادت میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا جس میں لانگ مارچ کی تاریخ اور وقت کا فیصلہ ہوگا۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں لاہور میں ہونے والی مرکزی ریلی کی تاریخ اور وقت کا بھی فیصلہ ہوگا۔ اور ساری کی ساری سیاسی گہما گہمی سے پہلے مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا کہنا ہے کہ اصل مقابلہ اس قوت کے خلاف ہے، اس قوت کے ساتھ ہے جو ملک کو آگے نہیں چلنے دیتی۔ این اے 133 میں الیکشن مہم کے سلسلے میں ناشتے کے موقع پر لیگی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر بولے کہ لاہور کی گلیوں میں لوگوں کو آگاہی دوں گا، دھند کا علاج ڈانگ سوٹے کے ساتھ کرنا ہے، عوام کی خدمت کے لیے ووٹ نہیں مانگ رہے، خدمت ہمارا فرض ہے۔ اصل ہمارا مقابلہ اس قوت کے خلاف جو پاکستان کو 73 سال میں آگے نہیں چلنے دیا۔ دسمبر کے مہینے میں دھند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ سیالکوٹ کی الیکشن کی طرح دھند میں کہ ہم گم ہی نہ ہو جائیں۔ دھند کا علاج کرنا ہے ڈانگ سوٹے کے ساتھ۔ کیپٹن صفدر نے دماد ایسوسی ایشن کی ممبرشپ کا طریقہ بتایا اور وزیر اعظم کو عہدہ دینے کا اعلان کر دیا۔ ہماری ایسوسی ایشن کا سیاسی نہیں سماجی اتحاد ہے۔ دمادوں کی ایسوسی ایشن میں ممبرشپ کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ نکاح فارم لے آئیں۔ ان کو تو ممبرشپ نہیں، ان کو عہدہ دیں گے، ان کو کوارڈینیٹر لگاؤں گا چیئرمین زرداری صاحب کے ساتھ۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر اور مریم نواز کے صاحبزادے کی تقریب ولیمہ کی تاریخ بھی طے پا گئی۔ جنید صفدر کی تقریب ولیمہ 17 دسمبر کو جاتی عمرہ لاہور میں ہوگی، جس میں صرف خاندان کے افراد شریک ہوں گے۔ کیمرہ مین ندیم قاسم کے ساتھ عمران شفقت، سما، لاہور۔
फैसलाबाद से आपको खबर दें, जहां टेक्सटाइल फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। आग के बायस इमारत की छत जमी बोस हो गई। रेस्क्यू टीम ने चंद घंटों बाद आग पर काबू पा लिया। रिपोर्ट करेंगे उस्मान सिद्दीक। धुएं के काले बादल, आसमान को छूते शोले। फैसलाबाद के इलाके अब्दुल्लाहपुर में कपड़ा फैक्ट्री के गोदाम में आग भड़क उठी। देखते ही देखते शोलों ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। छत जमीन बोस हो गई। आग पहले से ज्यादा कंट्रोल में है। एक दफा हम आग को कंट्रोल कर लें, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। कोई जानी और माली नुकसान ना हो, उसके बाद हम फाइंडिंग्स देखेंगे कि वजह क्या थी। जिला इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर करीबी इमारतों को खाली करा लिया। हमने फायर को कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल के बाद ऊपर जो शटरिंग की इनको उन्होंने शेड डाला हुआ है वो कोलैप्स हुआ है। कोलैप्स हो के कॉटन बेल्स जो हैं उनके ऊपर शेड थे, और आफ्टर द इंसिडेंट 2 आवर्स के बाद हमने ये कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। मालकान के मुताबिक फैक्ट्री में 5 करोड़ से जायद मालियत का कपड़ा मौजूद था। वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन कदीरुर रहमान और रिजवान साबरी के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। कब्जा माफिया की खैर नहीं, वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं जंगलात की ज़मीनों पर कब्जे से उनके हजम में कमी आई। डिजिटल रिकॉर्ड की मदद लेंगे और इसके ज़रिए लैंड माफियाज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म ने ऐसा कहा। उन्होंने ट्विटर पैगाम में लिखा कि 3 बड़े शहरों में लैंड माफिया ने करीबन 5,595 अरब रुपए मालियत की अराजी पर कब्जा किया। जंगलात के ज़ेर कब्जा रकबे की कीमत 1869 अरब रुपए है। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स के लिए शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। लाहौर में साल की सबसे बड़ी डकैती की वारदात, इसी के बारे में आपको बताएं। जुमे की सुबह 5 बजे डाकू जौहर टाउन के घर में घुसे और फिर 3 करोड़ 40 लाख की डकैती करके ये जा वो जा। पुलिस के मुताबिक 5 डाकू डॉक्टर नसीम महमूद चौधरी के घर में दाखिल हो गए और फिर घर वालों को यरगमाल बना लिया। डाकू ने अहले खाना पर तशद्दुद किया और 3 करोड़ 40 लाख रुपए और जेवरात लूट कर फरार हो गए। FIR के मुताबिक डाकू 1 करोड़ रुपए नकदी, 160 तोले सोना, 4 हीरे की अंगूठियां और कीमती घड़ियां लूट कर फरार हो गए। डाकू जाते हुए मुलाजिम की मोटरसाइकिल भी साथ ले गए। पुलिस ने इस सिलसिले में ये भी बताया कि CCTV वीडियोस हासिल कर ली गई हैं, फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए हैं। तहकीकात इसी की रोशनी में की जा रही है। कराची के इलाके मलीर शमसी सोसाइटी, रफायाम और रियाजुल ज़हरा में डकैतों ने डेरे डाल लिए हैं। बढ़ती हुई वारदातों पर मकीन परेशान है। मुतअद्दिद CCTV फुटेजेस के बावजूद पुलिस डाकुओं के सामने बेबस दिखाई देती है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट देखिए। ब्रेक के बाद आपको ये बताएं कि स्मॉग फैलाने वाले इंतजामिया के निशाने पर हैं। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया और महकमा माहौलियात ने 7 रोज में 107 भट्टों को सील कर दिया, जबकि 40 के करीब फैक्ट्रीज भी बंद कर दी गई। उस्मान सिद्दीक इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। जो धुआं फैलाएगा मुकदमात की जद में आएगा। फैसलाबाद में जिले इंतजामिया के एक्शन, धुआं छोड़ने वाले भट्टों को पहले सील किया, मुकदमात दर्ज किए, फिर इनकी चिमनियां पानी से भर दी। जिले इंतजामिया के मुताबिक 7 रोज में 107 भट्टों और 40 के करीब इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हमारे सारे एक्शंस हैं वो बिल्कुल तंदही से जारी हैं। हमारे गवर्नमेंट ने, हुकूमत पंजाब ने स्टबल बर्निंग पे, यानी जो फसलों की बाकियात होती हैं उनको आग लगाने पे भी पाबंदी लगाई हुई है। इसके अलावा जो हमारे भट्टे थे जो काला धुआं निकालते थे, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने का सख्त हुक्म है। धुएं के राज से परेशान शहरी भी इंतज़ामिया की कार्रवाइयों से खुश हैं। जिला इंतज़ामिया ने अपना ये जो धुएं के ख़िलाफ़ जो एक्शन लेना शुरू किया, ये देर से किया है। इनको थोड़ा जल्दी करना चाहिए था। अभी ना जो स्मोक वगैरह ना ये गले में पड़ती है बिल्कुल। महकियात के मुताबिक शहर भर में धुआं फैलाने वालों को 45 लाख के जुर्माने भी किए गए हैं। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। ये जहरीली स्मॉग इंसानों के लिए नहीं, साथ साथ बेज़बानों को भी मुतासर कर रही है। जानवरों को अब कैसे बचाएं? चिड़ियाघर की इंतज़ामिया मसाइल का शिकार हो गई। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी शाहीन मशाल।
लाहौर में स्मोक के खतरनाक वार। इंसान क्या, आलूदा फिजा से जानवर भी होने लगे बीमार। माल रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंचा तो करीब वाकई चिड़ियाघर में भी बेजुबानों का जहरीली फिजा में सांस लेना मुहाल हो गया। बदलता मौसम कहीं जानलेवा न हो, इंतजामिया ने भी पिंजरों पर प्लास्टिक शीट लगा दी और छोटे परिंदों के लिए खुराक की मिकदार भी बढ़ा दी। पानी का छिड़काव वगैरह, बाकी जो जितनी भी जलाने की चीज़ें हैं ना, कोला वगैरह, बाकी जितना वेस्ट है, और इसको हमने स्ट्रिक्टली बैन किया हुआ है। इसके साथ साथ जो फूड सप्लीमेंट्स हैं वो हम इनको देते हैं, जिसमें अंडे हैं, मूंगफली है और ड्राई फ्रूट्स हैं। माहिर हिवानियात का कहना है स्मोक का असर इंसानों और जानवरों पर एक जैसा है। उनको भी इसी तरह से जिस तरह हमें चुभन होती है, उनके भी इसी तरह से है। इसी तरह से उनके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, सांस का मसले आएंगे तो इनके भी उसी तरह से मसले आते हैं। जानवरों के अस्पताल में भी रोजाना दर्जनों बीमार जानवर लाए जा रहे हैं, जिनमें से बेशतर फिजाई आलूदगी का शिकार हुए हैं। इंसान हो या बेजुबान, आलूदा माहौल सबके लिए खतरनाक, जबकि माहिरीन कहते हैं बचाव सिर्फ हिफाजती इक़दामात से ही मुमकिन है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन निशाल, समा, लाहौर। कराची में सिविल एविएशन अथॉरिटी की कीमती 9 एकड़ अराजी की बंदरबाट का इल्ज़ाम। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने 2 मुकदमात दर्ज किए हैं। मजीद बात होगी समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान से। अहमर, कुछ अहम गिरफ्तारियों के बाद ये सारे का सारा मामला अब खुल रहा है। जी बिल्कुल, सिविल एविएशन अथॉरिटी की कीमती 9 एकड़ जमीन थी जिस पर कब्जे किए जाने का इंकिशाफ सामने आया था, जिसकी तहकीकात FIA कर रहा था। FIA की जानिब से इस केस में 4 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने 2 मुकदमात भी इस हवाले से दर्ज कर लिए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में सिविल एविएशन के 3 अफसरान और एक शहरी शामिल है। इसमें 11 नामजद मुल्जिमान हैं इस मुकदमे में, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो जो है इस बंदरबाट में मुलव्विस थे। तो अभी 2 मुकदमात FIA की जानिब से दर्ज कर लिए गए हैं। एक है मुकदमा नंबर 54 और एक है 55। जी बहुत शुक्रिया अहमर रहमान खान।